जी फाइनाइट स्टेट मशीन्स हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ़ टाइप की होती हैं, जिसमें मीली और मोर्स दोनों टाइप की स्टेट मशीन आ रही होती हैं। और स्टेट मशीन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, वन इज़ द कॉम्बिनेशनल एलिमेंट एंड वन इज़ द सिक्वेंशियल एलिमेंट। इनसे आप जो है वो कंबाइन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो बेसिकली कर रहे होते हैं। इनपुट्स and your outputs are also here. These are the inputs and these are the outputs. ठीक है, और इसमें कुछ इनपुट्स आपकी ऐसी होंगी जो फीडबैक के ऊपर भी जा रही होंगी। ये कन्वेंशनल तरीका था जिसमें आप डीएलडी के अंदर सर्किट्स बनाते थे और इनको एग्जीक्यूट करते थे इनटू देयर इक्विवेलेंट सर्किट। एंड यहाँ पे हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग देख रहे होंगे वो हम इसी हिसाब से देखेंगे कि हम डीएलडी के पर्सपेक्टिव से जो स्टेट डायग्राम्स थी उनको देखेंगे एंड देन विल सी कि हाउ कैन वी ट्रांसलेट दैट थिंग थ्रू एन एग्जाम्पल इनटू वेरीलॉग कोड। स्टेट टेबल्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ कॉलम्स होते थे जिनमें आपके पास पॉसिबल इनपुट्स आ रही होती थी और पॉसिबल आपके पास जो थी वो आउटपुट्स आ रही होती थी। सब कुछ जो है वो आप एक टैबुलर फॉर्म के अंदर लिख लेते थे, ठीक है, और इस टैबुलर फॉर्म को आप स्टेट टेबल का जो है वो नाम दे रहे होते थे, ठीक। सो स्टेट टेबल्स में क्या होता था कि जो भी आपकी प्रेजेंट स्टेट्स हैं, लेट्स से आपकी ए और बी स्टेट्स हैं, पॉसिबल स्टेट्स हैं, और एक आपकी एक इनपुट है लेट्स से एक्स, ठीक है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपकी क्या निकलती थी, नेक्स्ट स्टेट निकलती थी और आपकी आउटपुट निकलती थी। अभी जो हम जिस सिस्टम को कंसिडर इस एग्जांपल में कर रहे हैं, इसमें 2 बिट की आपके पास स्टेट्स हैं। 2 बिट्स के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 4, ठीक है। लेट्स से अगर 2 बिट है तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये आपके पास बेसिकली 4 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। एंड वी हैव एन इनपुट x दैट इज़ ऑफ 1 बिट इन दिस रिस्पेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x जो है वो चल रहा होगा। तो टोटल बेसिकली 3 इनपुट्स आपकी बन गई हैं। 1 इज़ द डायरेक्ट इनपुट्स एंड 2 आर द बेसिकली प्रीवियस इनपुट्स दैट आर गोइंग टू इफेक्ट दिस टेबल। और ये टोटल जो है वो कितना टेबल बन गया, 8 का टेबल बन गया, ठीक। तो हर कॉम्बिनेशन के साथ प्रेजेंट इनपुट को मैप करेंगे, उससे नेक्स्ट स्टेट बनेगी और एक आउटपुट बनेगी, ठीक है। लेट्स इफ यू आर ऑन 0 0 एंड प्रेजेंट इनपुट इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज गोइंग टू बी 0 0 एंड आउटपुट इज गोइंग टू बी 0। इसी तरीके से 0 0 है, नेक्स्ट स्टेट आपकी इनपुट अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट इज गोइंग टू बी 0 1 एंड आउटपुट इज गोइंग टू बी 0। अब ये टेबल कैसे बनता है, ये डिपेंड कर रहा होता है प्रॉब्लम के ऊपर कि आपका प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके से आपका रिप्रेजेंट हो रहा है, उसके हिसाब से हम इस टेबल को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू सी कि हम इस टेबल को किस तरह डिज़ाइन करेंगे। दिस वॉज जस्ट अ रिवीजन फ्रॉम द DLD सेक्शन वेयर यू हैव स्टडीड स्टेट टेबल्स एंड स्टेट डायग्राम्स एंड विल बी गोइंग टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑन अ न्यू प्रॉब्लम। सो बेसिकली क्या होता था, ये जो स्टेट टेबल्स होती थी इनको आप इक्विवेलेंट स्टेट डायग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करते थे। ये काफ़ी आसान प्रोसेस है। गिवन दैट यू हैव अ स्टेट टेबल, यू नो द पॉसिबल फंक्शनल इनपुट्स of your system with respect to the previous input, present input and your inputs, and this is going to decide the next state and the output. सो लेट्स से ये जो टेबल है इसको अगर मैं इस डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहूँ, दिस इज़ अ मीली फॉर्म, मीली टेबल, मीली स्टेट मशीन, जिसमें लेट्स से अगर आप 0 0 पे हैं, 0 0, दिस इज़ द स्टेट 0 0, this is 0 1, this is 1 0, this is 1 1, because we have 2 bits for the states. so 2 bit के अंदर हमारे पास कितने बन सकती हैं ऑप्शंस, 4, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। और इसमें हमारे पास +1 भी आ जाएगा ना, ये इनपुट है, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 8। तो 8 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास इस सिनेरियो के लिए बन रही होंगी। तो 0 0 पे अगर आप खड़े हुए हैं स्टेट के ऊपर,
इनपुट आती है 0, ठीक है, इनपुट आती है 0, तो आपकी जो आउटपुट होगी वो भी क्या होगी 0, और नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 0 0। इसी तरीके से अगर आप इनपुट 0 0 पे खड़े हुए हैं, 0 0 पे खड़े हुए हैं, प्रेजेंट स्टेट आपकी 0 0 है, इनपुट आपकी आई 1, इनपुट आपकी आई 1, नेक्स्ट स्टेट इज गोइंग टू बी 0 1 एंड आउटपुट इज गोइंग टू बी 0। सो मीली मशीन के अंदर यही चीज़ याद रखने की कि पहला बिट जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था इनपुट को, और दूसरा जो स्लैश के बाद है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट को, ठीक है। सो इसी तरीके से अगर आप 0 1 स्टेट पे खड़े हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये एरोज़ जो निकल रहे हैं ये पॉसिबिलिटीज़ के एरोज़ हैं। सो इस 0 1 स्टेट के ऊपर आप देखेंगे कि आउटवर्ड एरोज़ कितने निकल रहे हैं, दो एरोज़ ही निकल सकते हैं, क्योंकि इनपुट जो है वो हमारे पास एक बिट की है, एक बिट के साथ दो पॉसिबल आउटपुट कम्बिनेशन हो सकते हैं, एक 0 होगा और एक 1 होगा, ठीक है। सो लेट्स से अगर आपके पास इनपुट कॉम्बिनेशन 0 1 स्टेट पे आप खड़े थे, प्रेजेंट स्टेट पे इनपुट आई 0, तो नेक्स्ट ये कहता है अगर ये कॉम्बिनेशन आए तो यू विल गो टूवर्ड्स द 0 0 स्टेट, 0 0, एंड योर आउटपुट इज गोइंग टू बी 1। यहाँ पे आप देखें ये y जो है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से फिर 0 1 पे आप खड़े हुए हैं और लेट से आपकी इनपुट आ जाती है 1, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट इज गोइंग टू बी 1 1 एंड आउटपुट इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। तो ये हम बेसिकली इस हिसाब से अपनी जो है वो स्टेट टेबल को कंप्लीट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर स्टेट डायग्राम, और इससे जो है हमारा काम जो है वो कंप्लीट होता है। दिस इज़ एन इक्वलेंट रिप्रेजेंटेशन जिसमें आप स्टेट टेबल्स को 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज़ द सेम टेबल एज प्रीवियस। इसमें सिंपल इन्होंने ये कर लिया कि जो ये दो इनपुट थी 0 0, इनको एक ही दफ़ा लिख दिया 0, इसको एक ही दफ़ा 1 लिख दिया, इसको 2 लिख दिया, इसको 3 लिख दिया, ठीक है। तो ये एक ही दफ़ा 0 0 और इनपुट्स इन्होंने यहाँ पे सेपरेटली लिख दी। x 0 होगी तो क्या होगी आउटपुट, x 1 होगी तो आउटपुट क्या होगी, ठीक है। तो स्टेट टेबल्स लिखने का ये एक 2 डायमेंशनल में तरीका भी है। ये भी काम बेसिकली वही कर रहा होगा, ठीक है, कि अगर आप 0 0 पे खड़े हुए और लेट से x 0 है तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेट होगी दैट इज़ गोइंग टू बी 0 0 एंड आउटपुट इज़ गोइंग टू बी 0। बट इफ़ यू आर ऑन द दिस 0 0 स्टेट and x is equal to 1, then your next state is going to be 0 1 and output is going to be 0. So this is basically the same thing जैसे हमने पहले बताया। सो मीलिंग बेस्ड मशीन के ऊपर हमने एक स्टेट टेबल्स देख लिए हैं, और these are ways to do it. This was basically Mealy model in which we represent our circuit. We can also represent our circuit in Moore's model. In both models we have these specific types of block diagrams representing Mealy's model and Moore's model. Basically हमारा फोकस अभी Mealy machines की तरफ है, ठीक है। सो लेट्स गो टू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल जिसके अंदर हम इसको जो है वो देखते हैं। फर्स्ट लेट्स गो टू अ सीक्वेंस रिकग्नाइज़र। सीक्वेंस रिकग्नाइज़र के अंदर हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, पैटर्न को रिकग्नाइज करना चाह रहे हैं, विच इज़ बेसिकली 1 1 0 1 1 1 0 1। सो कंसिडरिंग दिस सीक्वेंस रिकग्नाइज़र एग्जाम्पल, इसके अंदर हम बेसिकली ये 1 1 0 1 का जो एक पैटर्न है इसको रिकग्नाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसकी जो फ़िलासफ़ी है वो आप ये समझ सकते हैं कि हम लेट्स से एक फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट एक फाइबर ऑप्टिक केबल है जिसके ऊपर एक डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, और वो डाटा ट्रांसफ़र जो है वो बेसिकली ऐसी बात है या ऑन है या ऑफ़ है, ठीक है, और इट्स बेसिकली डन इन ए हाई फ्रीक्वेंसी. Your job is to make a sequence recognizer that can recognize a specific pattern. जो जब वो पैटर्न आए उस बिट स्ट्रीम के अंदर तो आपका जो है ना वो पर्टिकुलरली नंबर जो है वो हाई हो जाए आउटपुट के ऊपर. सो दिस इज़ लेट्स से अ पैटर्न. दिस कैन बी एनीथिंग, एनी स्ट्रिंग. जिस तरह जब हम लिखते हैं youtube.com, ठीक है, तो y जो है उसका एक आस्की बन रहा होगा,
ओ का एक आस्की बन रहा होगा, यू का एक आस्की बन रहा होगा. यू कैन मैप अकॉर्डिंग टू दैट एग्जाम्पल कि जो भी आपका एक स्पेसिफिक नंबर बन रहा है, करेक्टर है, उसके पीछे एक आस्की है और उस आस्की का एक हेक्स कोड है. उस हेक्स कोड के अंदर बेसिकली इसी तरीके के पैटर्न्स जो है वो आपके पास आ रहे होंगे. तो ये एक कोई भी लेट्स से बिट पैटर्न आपके पास आपको मिल रहा है, और इसमें जब स्पेसिफिक ये बिट पैटर्न आएगा दैट वी वांट टू रिकग्नाइज, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, वहाँ पे अपनी आउटपुट को 1 कर देंगे. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ मीली मशीन, तो इट विल टेक द एक्शन इन स्पेसिफिक क्लॉक टाइम. सो दूसरी चीज़ जो समझने की है वो ये है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग पैटर्न पे भी हम इसको रिकग्नाइज करवाना चाह रहे हैं. ठीक है, ओवरलैपिंग पैटर्न ये है कि लेट्स से मेरा पैटर्न आता है 1 1 0 1. ठीक है, तो मैं अपनी आउटपुट को हाई कर देता हूँ. इसके बाद मेरा अगला पैटर्न जो है वो फिर से आ जाता है 1 0 1. तो इस वाले 1 को मैं कंसिडर कर रहा हूँ इस पैटर्न के साथ भी, और इस वाले 1 को मैं कंसिडर कर रहा हूँ इस पैटर्न के साथ भी. ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड ओवरलैपिंग पैटर्न. हम इस तरीके का पैटर्न जो है उसको रिकग्नाइज करना चाह रहे हैं. अगर हम कहते हैं कि जी नॉन ओवरलैपिंग पैटर्न है, तो फिर बेसिकली हमारी आउटपुट इस तरह की थोड़ी ना होती. हम फिर इस वाली चीज़ को जो है ना कंसिडर ना करते, सिर्फ हम इसी पैटर्न को कंसिडर करते इफ़ दिस वाज ए नॉन ओवरलैपिंग स्कीम. ठीक है, सो तो फिर ये अगर यूँ आता है नंबर 1 1 0 1 और उसके बाद लेट से दोबारा से आ जाता 1 0 1, तो फिर सिर्फ ये वाला जो पैटर्न था ये कंसिडर होता और यहाँ पे वो आउटपुट को 1 कर देता. और जब ये पैटर्न आता तो वो इस आउटपुट को एक और डिजिट के साथ जूम करता और पॉसिबली इसको वो फिर 0 ही कर देता. ठीक है, दिस इज़ वॉज बेसिकली नॉन ओवरलैपिंग पैटर्न. तो ये हमने बताया कि इनपुट बिट स्ट्रीम आ रही है और उसकी आउटपुट बिट स्ट्रीम ऐसी होनी चाहिए. ठीक है, सो जितनी स्टेट्स हैं उनको हमें याद रखना पड़ेगा. ठीक है, स्टेट रिमेंबर पास हिस्ट्री, क्लियरली वी मस्ट रिमेंबर दैट वी हैव सीन 1 1 0, and when next one comes along, then basically our pattern is completed. So let's make this state machine, and in the state machine let's say हम recognize करें 1 1 0 1. ठीक है, तो पहले तो आसान ही होगा कि हम A से B पे गए, A से B पे आप गए तो लेट्स से पहला आपका माइलस्टोन अचीव हो गया. सो आप स्टेट बी पे पहुंच गए, इसका मतलब है कि एक 1 आपके पास आ चुका हुआ है. ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप बी से सी पे जाएंगे. 1 एक आया था, एक और 1 आ गया. ठीक है, तो पहले हम एक आइडियल केस को देख लेते हैं. यहाँ भी हम पहुँचे थे तो 1 आया था, और यहाँ जब हम पहुँचे हैं तो बेसिकली लेट्स से 1 1 आ चुका हुआ है. ठीक है, अब बी से सी पे जब हम जाएंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम पहुँचे थे तो 1 आया था, यहाँ पे 1 1, ये 0 आ गया, 1 1 0. ठीक है, और लेट्स से इसके बाद अगर 1 आता है तो आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी, बेसिकली 1 हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो पैटर्न हमारा मैच नहीं किया था तो आउटपुट 0 थी, यहाँ भी 0 थी आउटपुट, क्योंकि मैच नहीं हुआ था, बिकॉज आपने जो लास्ट नंबर था वो 1 1 0 1 रिकग्नाइज करना था. तो ये जब आपको इस स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर ये मिल गया तो यू मेक द आउटपुट 1. ठीक है, दिस इज़ द आइडियल केस, दिस इज़ वेरी इजी टू मेक, और ये आपको आराम से आपको बना लेना चाहिए. अब हम बेसिकली क्या करते हैं, कट गया, कुछ नहीं है जी, अब हम इसकी जो है ना वो कंप्लीट पैटर्न जो है वो देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा. ठीक है, जब हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1 लेट्स से यहाँ पे जब आप पहुँचे थे तो 0 आ गया था, और जब आपने ये नोड ली तो बेसिकली क्या हो गया, 1 1 0 1. पैटर्न मैच कर गया तो आप ओवरलैपिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए वापस चले गए बी के ऊपर. ठीक है, ये हमारी एक स्टेट मशीन कंप्लीट हो गई है टू रिकग्नाइज 1 1 0 1. सो बाकी केसेस के अंदर ये है कि ए के ऊपर लेट से 1 आया था तो आप बी पे गए थे, लेकिन अगर ए के ऊपर 0 आ जाता तो फिर क्या हम करते, हम डेफिनेटली वापस जो है वो ए के ऊपर ही आ जाते.
ए के ऊपर पहले 1 इनपुट आई थी, तो आप लेट्स से चले गए थे बी के ऊपर और आउटपुट थी आपकी 0। लेकिन ए के ऊपर रहते हुए अगर 0 इनपुट आती तो आप बेसिकली क्या काम करते, ए पे ही रहते और आपकी आउटपुट रहती 0। ठीक है, इसी तरीके से बी पे आप हैं, बी के ऊपर आपको 1 इनपुट मिली थी तो आप सी पे चले गए, दिस वाज द करेक्ट फॉर्म। लेकिन अगर बी पे 1 इनपुट आती तो फिर आप क्या करते, दिस इज़ द क्वेश्चन। बी पे अगर आपको 1 इनपुट मिलती तो आप इधर आ जाते, लेकिन अगर बी के ऊपर 0 इनपुट मिलती तो फिर आप क्या करते। तो बी पे अगर हमें 0 इनपुट मिलती तो हम क्या करते, हम वापस ए पे चले जाते। 0 इनपुट मिली, आउटपुट भी 0 रही। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आपको सी पे 0 इनपुट मिली तो आप डी पे चले गए, ठीक हो गया। लेकिन अगर सी पे आपको 1 इनपुट मिलती तो फिर आप क्या करते, दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन। तो क्योंकि बेसिकली हम 1 1 1 1 1 कंसिडर करें, ये आते जा रहे हैं 1 1 1, ठीक है, 2 1 लेके आप इधर पहुंच चुके हैं लेकिन फिर भी 1 आते जा रहे हैं। तो फिर आप बेसिकली क्या काम करेंगे, यू नीड टू वेट, शायद इसके बाद 0 आ जाए। ठीक है, तो आप इसी स्टेट के ऊपर वेट करते रहेंगे। तो आपकी अगर लेट से इनपुट 1 आ रही है इस स्टेट पे खड़े होके, तो आउटपुट इज़ गोइंग टू बी 0, बट यू आर इन द होप कि यार इसके बाद मेरे पास मेरा 0 आ जाएगा। तो जैसे ही 0 आएगा आप बेसिकली सी लेके डी पे चले जाएंगे। तो इस सी पे रहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट आपके 2 कंसेक्टिव 1 पहले आए थे तो आप इस सी स्टेट के ऊपर पहुँचे हैं। ठीक है, तो लेट से इसके बाद फिर 0 1 आया और आप डी के ऊपर आ गए और आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये सिनेरियो होता है। लेट से अब डी के ऊपर हम आए हैं, तो डी के ऊपर जब हम पहुँचे हैं तो हमारे पास डी स्टेट इम्प्लाइज दैट कि हम 1 1 0, हमारे पास पहले 3 कंसेक्टिव नंबर ठीक आए हैं। नाउ देयर इज़ अ चांस कि इसके बाद 1 आएगा, ठीक है, और हमारा जो मिशन है वो अकॉम्प्लिश हो जाएगा, पैटर्न रिकग्नाइज हो जाएगा। तो हम आउटपुट को क्या कर देंगे 1, बिकॉज दिस इज़ द मीली मशीन। ये पहली जो इनपुट है ये इनपुट को शो करती है और जो सेकंड हाफ स्लैश के बाद है दिस रिप्रेजेंट द आउटपुट। ठीक है, तो अगर 1 आया तो मेरा पैटर्न ठीक हो गया जी, ठीक है, मैंने बेसिकली क्या काम किया, मैंने 1 को हाई कर दिया। लेकिन डी के ऊपर ये पॉसिबिलिटी भी तो थी कि मेरे पास बेसिकली क्या आ जाता 1 1 0, और लेट से यहाँ 1 आया था तो मैं इधर गया था, यहाँ पे 0 आ जाता। ठीक है, तो पैटर्न तो गलत हो जाता मेरा, तो आउटपुट क्या होती, डेफिनेटली पैटर्न मैच नहीं हुआ तो आउटपुट 0 होती। और देन आई हैव नो अदर वे कि अब मेरा पैटर्न कभी भी मैच नहीं हो सकता, मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं किस पे चला जाऊँगा, ए के ऊपर चला जाऊँगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ माई पैटर्न इज़ बेसिकली कंप्लीटेड। और ये मेरी एक स्टेट मशीन बन गई है जो 1 1 0 1 और ओवरलैपिंग केस जो है उसको कंसिडर कर रही है। अगर नॉन ओवरलैपिंग का केस होगा तो उसके अंदर फिर ये वाला जो नोड है ये यहाँ नहीं जाएगी। ठीक है, ये फिर नोड आपकी बेसिकली ए पे ही चली जाएगी, दोनों नोड्स ए पे चली जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ द केस दैट इज़ बेसिकली स्टेट मशीन बेस्ड। और इस तरह का कोई पैटर्न आपको मिले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको इनपुट्स और करंट स्टेट्स के हिसाब से नेक्स्ट स्टेट जो है वो डिसाइड करनी पड़ेगी। और एक माइंड स्ट्रॉन्ग बेसिकली आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि हर स्टेट के हिसाब से मेरी कितनी इनपुट्स बन रही। अगर मेरी 2 बिट्स की इनपुट होती ना, 2 बिट की इनपुट होती, तो हर स्टेट में से 4 एरोज निकल रहे होते। अभी क्योंकि मेरी सिर्फ 1 बिट की इनपुट है तो हर स्टेट से मैक्सिमम 2 पॉसिबल एरोज निकलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं निकल सकते। देखें, ए से एक एरो ये निकल रहा है और ए से एक एरो ये निकल रहा है। इसी तरीके से बी से एक एरो ये निकल रहा है और बी से एक एरो ये निकल रहा है। सी से एक एरो ये निकल रहा है और एक ये निकल रहा है। डी से एक एरो ये निकल रहा है और दूसरा एरो ये निकल रहा है। तो 1 बिट की इनपुट अगर आपके पास है और 2 बिट की स्टेट्स हैं तो मैक्सिमम आपके पास ये जो एरोज निकल रहे होंगे ये 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और लेट से अगर मेरे पास 2 बिट की इनपुट होती ना तो हर स्टेट से फिर
4 एरोज निकल सकते थे, विच मीन्स कि हर स्टेट के ऊपर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते कि हम कहाँ कहाँ इस स्टेट के ऊपर जा सकते हैं. सो दिस इज़ द वे दैट वी बेसिकली हैव टू थिंक इन एम्बेडेड सिस्टम्स कि हाउ आर मशीन should have every possibility should be mapped clearly in these state diagrams, and then after understanding these state diagrams we need to convert these state diagrams into equivalent Verilog or C code irrespective of the implementation technology. This is very important mindstorming exercise that you'll have to do by yourself as well. So let's discuss the case study of 1011 overlapping. ठीक है, और इसके लिए बेसिकली यही है कि आपका लेट्स से ये जब स्पेसिफिक पैटर्न आएगा रीच हो जाएगा तो मेरे मशीन के लिए आप आउटपुट को 1 कर देंगे, अदरवाइज 0 आउटपुट चलेगी. ये लेट्स से इनपुट, लेट्स से आउटपुट. तो कितनी स्टेट्स होंगी? 4 स्टेट्स होंगी. 4 स्टेट्स लेट्स से A, B, C, D. बिकॉज 4 नंबर्स हैं तो 4 स्टेट्स होंगी. 4 स्टेट्स हैं तो 2 बिट्स हमें चाहिए होंगी इन 4 स्टेट्स को स्टोर करने के लिए. और एक हमारी 1 बिट की हमारे पास इनपुट है. लेट्स से जो पैटर्न है, क्योंकि अगर हम इसकी लेट्स से ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो बेसिकली तो कुछ इस तरह ही बननी है ना कि एक एक्स इनपुट है और एक वाई आउटपुट है. जब ये स्पेसिफिक पैटर्न मैच कर जाएगा फॉर लेट्स से ओवरलैपिंग तो ये आउटपुट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, अदरवाइज ये आउटपुट 0 रहेगी. ठीक है. सो लेट्स डू द सिंपल केस. सबसे पहले जो सबसे आसान केस है मेरी मशीन के लिए कि A से B पे आप कब जाएंगे? जब लेट्स से आपको पहला 1 मिला, ठीक है, आउटपुट 0 ही रही लेकिन यू सक्सेसफुली रीच टू स्टेट B. ठीक है, तो B पे आप पहुँचे तो आपको एक 1 मिल चुका है तो आप B पे पहुँचे. B से C पे आप जाएंगे तो आप बेसिकली आपको एक 0 मिला, आउटपुट 1 ही रही, सॉरी आउटपुट 0 ही रही, लेकिन आप सक्सेसफुली B से C पे पहुँच गए. C पे पहुँचने का मतलब ये है कि इससे पीछे 1 0 सक्सेसफुली आपको मिल गया था. C से D पे जब आप जाएंगे तो बेसिकली आप कब जाएंगे? जब आपको एक सक्सेसफुली इनपुट के ऊपर 1 मिलेगा और आउटपुट आपकी 0 ही रहेगी लेकिन आप सक्सेसफुली D पे पहुंच चुके. इसका मतलब है कि 1 0 1 तक आप पहुंच चुके. ठीक है. अब यहाँ से जब आपने D पे जाना है तो D के ऊपर 2 ऑप्शंस बनेंगी. एक ऑप्शन जो है वो तो यही है कि आपको आपका 1 मिल जाता है एट द इनपुट, तो आप बेसिकली 1 आपको मिला और अब आपकी आउटपुट होगी 1. यहाँ पे सोचने की बात यह है कि दिस इज़ ओवरलैपिंग पैटर्न. सो ओवरलैपिंग के पैटर्न के अंदर आप बेसिकली जाएंगे स्टेट B के ऊपर. क्यों जाएंगे स्टेट B के ऊपर? क्योंकि आपको एक 1 पहले मिल चुका है. लेट्स से अगर नंबर आता 1 0 1 1 और इसके बाद फिर से आपके पास नंबर आ जाता 1 0 1 1, तो ये वाला जो 1 होता ये इधर भी काउंट होता और ये इधर भी काउंट होता. दिस इज़ बेसिकली सपोज टू बी ओवरलैपिंग. सो सिंस एक 1 को हमने जो इनिशियल जो भी नंबर है उसको काउंट करना है, सो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टेट B. दिस इज़ द आइडियल केस जिसको हम सबसे पहले अपने इसमें कवर कर लेंगे. और ये देखिएगा कि ये पहला जो नंबर है दिस इज़ फॉर द इनपुट एंड सेकेंड नंबर इज़ फॉर द स्लैश के बाद जो है दैट इज़ फॉर द आउटपुट. सो लेट्स डू ऑल द अदर पॉसिबिलिटीज़ जो आ सकती हैं और जो आएंगी तो हमारे एल्गोरिथम को उसके हिसाब से स्टेट डायग्राम्स को अडेप्ट करना है. A पे 1 आया था तो हम चले गए B पे. दिस वॉज द करेक्ट केस. ठीक है. बट व्हाट इफ़ A के ऊपर रहते हुए हमारे पास आता 0? सो डेफिनेटली A के ऊपर हमारे पास आता अगर 0 तो हमारा कॉम्बिनेशन कंप्लीट भी नहीं हुआ और गलत भी है, तो आउटपुट 0 ही रहती और हम वापस A पे आ जाते थे. ठीक है. इसके बाद आपके पास अगर आप B के ऊपर हैं, B के ऊपर रहते हुए अगर आपके पास इनपुट आती 0, दैट वाज द करेक्ट इनपुट एंड यू सक्सेसफुली रीच टू C स्टेट. लेकिन अगर B के ऊपर आपके पास 1 आता
तो फिर आप क्या करते, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, बी के ऊपर अगर आपके पास 1 आता बी पे स्टे करते तो हैं। आप बी पे ही स्टे करते। तो लेकिन आपकी इनपुट 1 थी और आउटपुट आपकी 0 रहती, बिकॉज कंप्लीट नहीं हुआ ना पैटर्न, ठीक है। इसी तरीके से हम्म, अगर आपके पास सी पे 1 आया तो आप डी पे चले गए, बेहतरीन हो गया। लेकिन सी के ऊपर रहते हुए अगर आपके पास 0 आता तो तो ए आपका पे चले पैटर्न जो है जाते हैं। वो गलत हो जाता, 1 0 0 हो जाता। देयर वॉज नो चांस कि आप 1 0 1 1 को आप किसी तरीके से रीच आउट कर सकें। तो बेसिकली यू हैड टू गो फ्रॉम द स्टार्ट एंड यहाँ पे बेसिकली 0 आया तो आपने इसको आउटपुट को भी 0 कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर लेट से आप डी पे पहुँचे हैं, 1 आया था तो हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया था, 1 0 1 1, और इस केस में हमने आउटपुट को 1 कर दिया था, ठीक है। लेकिन अगर डी पे पहुँच के आपका जो नंबर था वो बन जाता लेट से 1, लेट से डी के ऊपर आप खड़े हुए हैं और यहाँ पे 1 0 आपके पास 1 तो था ही, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता 0, ठीक है। दिस इज अगेन ए सेकेंड इंटरेस्टिंग केस कि अगर आपके पास 1 0 1 0 आ गया है तो फिर आप कहाँ पे जाएंगे। 1 0 1 1 आया था तो ओवरलैपिंग के केस में तो आप बी पे चले गए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 1 0 1 0 आया है तो बेसिकली आपके पास 1 0 जो टोटल पैटर्न था दैट वाज 1 0 1 1। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ तक ठीक है, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या काम करेंगे, इन दो को डिस्कार्ड कर देंगे, जो लास्ट वाले होंगे और जो फ्रेश वाले होंगे उन दो को रिटेन करेंगे और आप वापस चले जाएंगे उस स्टेट पे जहाँ पे आप 1 0 आपका सक्सेसफुली आ रहा था। सो दिस इज़ अ स्टेट जहाँ पे आप चले जाएंगे। दो आपकी इनपुट यहाँ पे 0 थी और आउटपुट भी 0 है, लेकिन स्टिल आप सक्सेसफुली सी स्टेट के ऊपर लैंड किए हैं, जिसके बाद दोबारा चांस ये है कि अगर इसके बाद 1 आएगा तो आप जो है वो चले जाएंगे डी पे। लेकिन अगर सी पे खड़े होते ही आपको दोबारा से 0 मिलेगा तो फिर आपको दोबारा से स्टार्ट फ्रेश लेना पड़ेगा। तो ये आपने ओवरलैपिंग के केस के लिए अपनी स्टेट डायग्राम कंप्लीट कर ली। अगर नॉन ओवरलैपिंग यहाँ पे होता 1 0 1 1, तो फिर क्या करते, इसके बारे में आप लोग ज़रा सोचिएगा और उस हिसाब से फिर हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो यही है कि लेट्स से वी हैव अ गैराज डोर ओपनर system. We need to let's say implement this state diagram that has been given to us by our manager or boss after understanding from the client कि वो काम क्या करवाना चाहता है, उसके सिस्टम के अंदर फंक्शनैलिटी क्या होगी। दिस हैज़ बीन मेड एंड आवर जॉब इज़ टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम एंड कोड दैट डायग्राम अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वी नीड टू विजुलाइज द सिस्टम कि हमारे पास सिस्टम क्या है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक गिराज डोर है दैट कैन गो अप एंड दैट कैन गो डाउन। यहाँ पे एक लेट से डीसी मोटर लगी हुई है जो इसको ऊपर भी लेके जा सकती है और नीचे भी लेके जा सकती है। यहाँ भी एक स्विच लगा हुआ है जिसका नाम है यूपीएल और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है जिसका नाम है डीएनएल, ठीक है। और एक आपके पास स्विच लगा हुआ है, दिस इज़ बेसिकली ए इज़ बेसिकली अ स्विच जिसको आप चलाएंगे तो फिर ये अपनी कमांड बेसिकली ले रहा होगा। डेफिनेटली जो आपका गेट है वो 3 टाइप की पोजीशंस पे हो सकता है। आप उनको 3 में यानी सेग्रीगेट कर सकते हैं, या यूपीएल के ऊपर होगा गेट यानी अपर लिमिट के ऊपर पहुंचा हुआ होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि गेट आपका ओपन है, ठीक है। या आपका गेट जो है वो डीएनएल को टच कर रहा होगा। लेट्स से दिस इज़ बेसिकली ए पुश बटन, जिसको अगर गेट आके पुश करेगा तो डीएनएल 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि गेट आपका क्लोज है। अगर डीएनएल आपके पास 1 आ रहा है, डीएनएल इक्वल टू 1, इसका मतलब है गेट इज़ कम्प्लीटली क्लोज। इफ़ यूपीएल इक्वल टू 1 तो आपके पास जो गेट है वो बेसिकली ओपन है, ठीक है। So we need to make this diagram and understand this diagram, what this diagram is doing, and then convert this diagram into equivalent Verilog code and understand कि कैसे कोड जो है वो इसका चल रहा है।
सो यहाँ पे हम इस अजम्पशन को लेते हुए अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं. वी हैव लेट्स से 5 स्टेट्स इन दिस होल program, in this state diagram, and this is the initial state. Every embedded system need to have an initial state from which it will start, and upon the right input it will go to the next state. So यहाँ पे initial state के ऊपर हम let's say consider करते हैं कि दो possibilities हो सकती हैं, या जो है वो गेट खुला हुआ होगा, ओपन होगा, या गेट होगा क्लोज. ठीक है. सो इफ यूपीएल इक्वल टू 1, ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो गेट है वो ओपन है. यूपीएल इक्वल टू 1 का मतलब है गेट इज ओपन. तो यहाँ पे यूपीएल इक्वल टू 1 लिखने का तरीका ये है, यूपीएल इक्वल टू 1 लिखने का तरीका ये है कि ये डायरेक्ट यूपीएल लिख देगा इसको, और यूपीएल इक्वल टू 0 लिखने का मतलब ये है कि ये यूपीएल बार लिख देगा इसको. ठीक है. So this is important mapping that you need to understand, and if UPL equal to 1, so you can consider the gate is basically open, and if UPL equal to 0, this may means that gate is basically in between, or it can be closed. Both assumptions could be taken. So अगर let's say हम initial state पे आए और let's say UPL was equal to 1, ठीक है, तो UPL सिर्फ हमने लिख दिया. अब इसका मतलब है कि गेट खुला हुआ है, और जब भी आपका बटन दबेगा, ठीक है, तो इट नीड्स टू गो डाउन. ठीक है. So we'll be staying on this intermediate state. This is basically a waiting state. This is called down next. ठीक है. यानी वेट स्टेट है डाउन नेक्स्ट, कि जब आप डाउन नेक्स्ट स्टेट के ऊपर आएंगे, नाउ यूर बी वेटिंग फॉर योर इनपुट फ्रॉम द यूज़र. रिमेंबर यूपीएल एंड डीएनएल आर नॉट डायरेक्ट इनपुट फ्रॉम द यूज़र. ये गेट का एक तरीके का फीडबैक है. ठीक है. जो गेट आपको फीडबैक दे रहा होगा कि मेरा डीएनएल का स्विच 1 है या यूपीएल का स्विच 1 है. ठीक है. कोई केस ऐसा भी हो सकता है कि आपका लेट से बीच में बिजली चली गई, या इसी वजह से भी गेट बीच में रुक गया हुआ है for the sake of argument. तो now UPL equal to 1 है, ना DNL equal to 1 है. तो in that case we'll take the assumption कि UPL जो है वो हमारे पास 1 नहीं है, UPL 0 है. तो हम ये वाला केस जो है उसको सॉल्व करेंगे फॉर क्लोज. सो UPL अभी हम ऊपर देखते हैं, UPL equal to 1 का मतलब था गेट was open and it is going to go into the down next state and wait for the user to press the A. So as soon as user press A, it is going to go towards moving down, जिसके अंदर वो स्टेट के अंदर चला जाएगा, मूविंग डाउन स्टेट के अंदर, और मोटर को फिजिकली एक वैल्यू दे देगा, लेट्स से 10 दे देगा, 10. यहाँ पे जो मोटर्स थी, लेट्स से मोटर है आपके पास, मोटर के 2 कनेक्शन हो सकते हैं. आप उसको लेट्स से 0 दें तो वो रुक जाएगी, और अगर आप उसे 10 दें तो लेट्स से वो रोटेट राइट कर लें, और 0 1 दे तो लेट्स से वो रोटेट लेफ्ट कर दे. दिस कैन बी अकॉर्डिंग टू आर हार्डवेयर सिलेक्शन. लेकिन मूविंग डाउन स्टेट के अंदर वो मोटर का वो कॉम्बिनेशन लगाएगा जिसमें जो गेट की मोटर है इट विल गो टूवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन. और ये कब तक जाएगी? जब तक आपके पास मूविंग डाउन के ऊपर कोई दोबारा से ए बटन नहीं प्रेस कर देता. फर्ज किया आपके पास मूविंग डाउन स्टेट में आप जा रहे थे, किसी ने ए बटन दोबारा से दबा दिया. ठीक है. फर्ज किया कोई गाड़ी नीचे आने वाली थी, कोई इमरजेंसी काम हो गया, तो ये क्या है, एकदम से मूविंग अप स्टेट पे चला जाएगा, जिसमें ये रिवर्स कॉम्बिनेशन को अप्लाई करेगा और गेट वापस ऊपर जाना शुरू कर देगा. या ये वेट करेगा डीएनएल स्टेट का, डीएनएल के मोटर चलती रहे और डीएनएल को जैसे ये हिट करेगा तो इट इज़ गोइंग टू गो टूवर्ड्स दी अप नेक्स्ट स्टेट. ठीक. और मूविंग डाउन पे दूसरा रहने का तरीका, ये तब तक मूविंग डाउन पे रहेगा जब तक कोई दोबारा ए नहीं प्रेस कर रहा है या डीएनएल नहीं आ रहा, तब तक ये मूविंग डाउन पे रहेगा. इसी तरीके से डाउन नेक्स्ट ए बार का मतलब ये है कि इट्स बेसिकली वेटिंग फॉर द यूज़र टू प्रेस ए पॉजिटिव, दिस इज़ ए नेगेटिव. यानी आपने बटन नहीं दबाया हुआ तो ये इसी स्टेट के ऊपर रह रहा है. जैसे ही आपने बटन दबाया तो ये मूविंग डाउन पे आ गया.
मूविंग डाउन पे कब तक रहेगा, जब तक ये दोनों कंडीशंस जो है वो मीट नहीं हो जाती, मोटर चलती रहेगी। जैसे ही मूविंग डाउन के दरमियान अगर आपने ये दबाया तो ये मूविंग अप पे चला गया, ठीक है। और अगर DNL का इनपुट आ गई तो ये वापस अप नेक्स्ट पे चला गया। यहाँ पे यूज़र का फीचर है, इफ़ यूज़र वांट्स के लेट्स से मूविंग डाउन हो रहा है और एकदम से ए दब जाए तो मोटर शुड स्टॉप। तो आपने ये थोड़ा सोचना है कि ये एरो फिर कहाँ जाएगा, ठीक है, ये एरो यहाँ नहीं रहेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि लेट्स से मोटर नीचे की तरफ आ रही है और एकदम से कोई एमरजेंसी आ गई, कोई चीज़ ऐसी आ गई, आई नीड टू स्टॉप द मोटर और आई डोंट वांट कि ये वापस ऊपर जाए, तो ये एरो चेंज हो जाएगा। ये एरो चेंज होने से कोड भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम प्लानिंग फेज़ के अंदर यहाँ पे डिसाइड करें कि हमारा एक एक जो डिसीजन है वो क्या होगा, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर हम इस डायग्राम को देखते हुए कोड करें और उसमें अगर कोई गलती हुई है तो हम उसको फिर आइडेंटिफाई भी कर सकें। दिस इज़ द होल पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेट्स से ये वाला जो केस था UPL इक्वल टू 1, दिस वाज कंसिडरिंग द थिंग दैट गेट इज़ ओपन। लाओ कंसिडर के हमारा जब इनिशियल स्टेट आई है तो UPL उसको ज़ीरो मिलता है। UPL ज़ीरो का मतलब है कि गेट इन बिटवीन है, गेट बंद भी हो सकता है, ठीक है, या गेट जो है वो कहीं इन बिटवीन है, ठीक है। सो इस अजम्पशन को लेते हुए हम कहेंगे कि जब भी इनिशियलाइज हो सिस्टम और UPL उसको इक्वल इक्वल टू ज़ीरो मिले, ठीक है, तो इट शुड वेट इन द अप नेक्स्ट स्टेट, यानी ये सिस्टम को वहाँ ले जाएगा जहाँ पे अप नेक्स्ट यानी गेट को अप लेके जाएगा, ठीक है। सो जब तक यूज़र ए बटन नहीं दबाएगा इट्स गोइंग टू रिमेन इन दी वेटिंग अप नेक्स्ट स्टेट। एज सुन एज यूज़र प्रेसेस द बटन ए इट्स गोइंग टू द फिजिकल स्टेट। यहाँ पे मोटर को वो 0 0 दे रहा था, यहाँ भी मोटर को 0 0, लेकिन यहाँ पे वो एक पैटर्न दे देगा एंड मोटर विल स्टार्ट टू मूव द गेट अप। द गेट विल मूव अप एंड इट विल मूव अप टिल दी ए इज़ प्रेस। लेट्स से यहाँ पे यूज़र जो है वो चाहता है कि गेट अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कोई इमरजेंसी हो गई है तो उसने ए एकदम से दबा दिया, तो वो कहता है जी डाउन नेक्स्ट पे जाके वेट कर लो। जैसे ही डाउन नेक्स्ट पे जाएगा तो मोटर जो है वो बेसिकली क्या होगी, रुक जाएगी, और उसके बाद अगर बटन यूज़र दबाएगा तो वो गेट फिर वापस नीचे आएगा। और UPL आपके पास जो है वो एक लेट्स से गेट ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये UPL को एकदम से 1 कर देता है, तो गेट क्या होगा, आपका मोटर वो मूविंग अप स्टेट से रुक जाएगी और वो फिर डाउन नेक्स्ट स्टेट के ऊपर ही जाएगी, ठीक है, यानी गेट खुल गया है वापस। एंड इट्स गोइंग टू बी इन दिस कंडीशन एज लॉन्ग एज ए इज़ नॉट प्रेस और लेट्स से DNL आपका जो है वो नहीं आता, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द कंडीशंस that would be affecting this state diagram. So we'll be considering this system कि हमने एक ब्लॉक डायग्राम इसकी बना दी। लेट्स से A इज़ द इनपुट और हमने बता दिया जी इसकी 2 आउटपुट्स हैं जो मोटर के एस्पेक्ट से हैं, ठीक है, और अपर लिमिट में एक स्विच लगा हुआ है और डाउन लिमिट के अंदर एक स्विच लगा हुआ है जो इसको फीडबैक भी सिस्टम को दे रहे हैं। इनके हमने नाम जो है वो डिफ़ाइन करवा दिए। वी आर गोइंग टू मैप दीज नेम्स in our code as well. So we need to understand what are the inputs from the user and what are the inputs from the system as a feedback and what are the outputs of the system. So considering this is a sequential type of problem solving method, because जो state machines है this is a blend of combinational logic and sequential logic. So यहाँ पे हम इसका नाम लिखेंगे मॉड्यूल डोर ओपनर, ठीक है, या ये नाम आप कोई भी दे सकते हैं। एंड सिंस दिस इज अ सिक्वेंशियल डिज़ाइन, क्लॉक और रीसेट ये इनहेरेंट सिग्नल्स होंगे, ये इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक्टिवेट जो है वो हमारा दिस स्टैंड फॉर ए, अप लिमिट UPL, डाउन लिमिट DNL, motor up and motor down. These were the same names, similar names taken from our state machine diagram. And then we explicitly define the inputs. The clock is the input, activate, upper limit, down limit, and reset. These are all basically the inputs. And outputs are basically motor up and motor down. And we make a specific reg type of variables for motor up and motor down so that
when we are making decisions intermediate, we have temporary variables that can carry the value to the outputs. Next we have listing register, and we'll define the state and next state, because as you have remember कि हमारे पास टेबल जो था उसमें भी क्या होता था, एक होती थी करंट स्टेट और एक होती थी नेक्स्ट स्टेट। तो इन दोनों कामों के लिए हमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। ये वेरिएबल कितने बिट का होगा, कि हमारा वेरिएबल उतने बिट का होगा जितनी हमारी स्टेट्स होंगी। अब हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर 5 स्टेट्स हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 स्टेट्स हैं। तो 5 स्टेट्स जो हैं वो कितने बिट में रिप्रेजेंट हो सकती हैं, 2 बिट में हो सकती हैं 4 स्टेट्स, और 3 बिट में हो सकती हैं 8 स्टेट्स। तो जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो 5 आ रहा है, ना वो 4 में आता है ना वो 8 में आता है। सो विल हैव टू टेक द अपर लिमिट विच इज़ बेसिकली 8। ठीक है, सो 0 से 2 यानी कि 3 बिट की हमने अपनी स्टेट्स कंसिडर कर ली, और इसके हमने ये स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दो टाइप के हमने इसके वेरिएबल्स बना लिए, जैसा हम अपने जो स्टेट टेबल्स थे उसमें बनाते थे टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन। Next, we define this states that we have used in our state diagrams with a name. This is a thing that is required for as a good coding practice. This is taken. यानी आपको उनके कोई नाम देने पड़ेंगे ना, ताकि लेट से आपके सिस्टम के अंदर 200 स्टेट्स हैं, तो यू कैन नॉट रिमेंबर दीज बाय फिजिकल वेरिएबल नेम्स 1 2 3 4। सो इट्स बेटर कि हमारे पास फिजिकल नेम्स हों जो मैप कर रहे हों किसी नंबर के साथ। वी डू नॉट नीड टू रिमेंबर द नेम, we do not need to remember the number associated with that state, but we can easily define its by its name। ठीक है, सो पैरामीटर इज़ अ वर्ड जो आपको फिक्स इन स्टेट्स को नाम के साथ मैप करवा देगा। सो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी स्टेट मशीन के अंदर ये फिक्स ही रह रही होंगी। रिमेंबर वी आर सीइंग द मीली बेस्ड स्टेट मशीन and their implementation, and then we have always at the rate of passage of clock begin if reset state is equal to next state, initialize the outputs, else state is equal to next state। so यहाँ पे हम बेसिकली यही काम करें कि हमारे पास जो स्टेट मशीन आपको नज़र आ रही थी यहाँ पे, ये जो स्टेट मशीन नज़र आ रही थी इसमें आप ये देखें कि ये जो रजिस्टर्स हैं ये करंट स्टेट को मैप कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेट के ऊपर। सो बेसिकली हमने ये वाला ब्लॉक बनाया है इस पूरे ब्लॉक के अंदर कि क्लॉक आएगी तो ठीक है करंट स्टेट को नेक्स्ट स्टेट के ऊपर मैप कर दो, अदरवाइज अगर रीसेट आता है तो इस पूरे को ज़ीरो करवा दो। ठीक है, तो ये जो कोड है हमारा, इस चीज़ को हमने इस पोर्शन को स्पेसिफिकली स्पीकिंग लिख दिया है इस वाली जगह के ऊपर जिसको हम शो कर रहे हैं अभी। ये दिस इज़ दैट कोड, इक्वलेंट कोड जो करंट स्टेट को नेक्स्ट स्टेट करवा रहा है, और अगर लेट से आपको रीसेट 1 मिलता है तो वो सब चीज़ों को क्या करवा देता है, इनिशियलाइज टू 0 करवा देता है, इनिशियल स्टेट पे ले आता है और आउटपुट्स को भी 0 कर देता है। ठीक है, these are all the inputs all the states from your state tables, and these are all your inputs and outputs signals। now comes the interesting part जिसके अंदर इस डायग्राम को we are going to map it to the equivalent combinational logic। ठीक है, सो दैट वाज बेसिकली हमें पता है स्टेट मशीन में हमारे पास कॉम्बिनेशनल लॉजिक भी यूज़ होती है और सिक्वेंशियल लॉजिक भी यूज़ होती है। सो यहाँ पे हम ऑलवेज एट द रेट सेंसिटिविटी लिस्ट के अंदर सारे उस सिग्नल्स को लिखेंगे जो हमारा इफेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से एक्टिव, अप लिमिट, डाउन लिमिट, ये सारे वो सिग्नल्स हैं, अप लिमिट, डाउन लिमिट, एक्टिव। ठीक है, एंड दिस स्टेट इज़ बेसिकली ये जो हमने पिछले वेरिएबल में बताया कि करंट स्टेट इज़ इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट, इस वेरिएबल को भी हम इसके अंदर ले आएंगे कि व्हेन एवर द स्टेट इज़ चेंज तो दिस बेसिकली कोड इज़ एग्जीक्यूटेड। नाउ इस कोड की हम एग्जीक्यूशन देखेंगे कि कैसे स्टेट डायग्राम्स आर कन्वर्टेड टू दिस इक्विवेलेंट कोड। सो विल यूज़ द केस स्ट्रक्चर हेयर, और एवरी सर्कल हेयर इज़ गोइंग टू बी अ केस हेयर। ठीक है, सो केस स्टेट के साथ हम इसको चला रहे होंगे। इनिशियल बिगिन
इनिशियल को पहले हम रिजॉल्व करते हैं, बिगिन करते हैं। शुरू में हम क्या कर देंगे, मोटर्स को इनिशियलाइज टू 0 कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखें इफ़ यूपीएल इक्वल टू 1 तो नेक्स्ट स्टेट इज बेसिकली डाउन नेक्स्ट स्टेट, एल्स नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू अप नेक्स्ट स्टेट। सो बेसिकली ये जो इनिशियल का केस था इसको आपने बेसिकली यहाँ पे लिख लिया, दिस इज द केस हेयर। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कौन सा पार्ट यहाँ पे जो है वो मैप हो रहा है इनटू इक्विवेलेंट कोड। इस कोड में एक गलती भी है, विल सी के हाउ वी कैन कंसिडर कि ये जो गलती है ये बेसिकली कैसे यहाँ पे कोड के अंदर हाईलाइट होती है, कंसिडरिंग कि ये दिस स्टेट डायग्राम इज करेक्ट, द कोडर हैज़ मेड अ मिस्टेक हेयर एंड विल आइडेंटिफाई हाउ ईजी इट इज़ टू कोरिलेट दीज थिंग्स। नेक्स्ट वी कैन से अप नेक्स्ट का केस हम रिजॉल्व करते हैं। अब अप नेक्स्ट के अंदर हमने बेसिकली देखना है कि एरोज बाहर कितने निकल रहे हैं। जो एरोज बाहर निकलने हैं दीज आर बेसिकली द इफ स्टेटमेंट्स दैट वी आर नीड टू चेक इन आर पर्टिकुलर केस। सो अप नेक्स्ट बिगिन मोटर अप इक्वल टू 0, मोटर डाउन इक्वल टू 0, बिकॉज हमने बताया था ये वेटिंग स्टेट्स हैं, इनके अंदर मोटर एट रेस्ट होगी। सो इफ एक्टिवेट या इफ एक्टिवेट इक्वल इक्वल टू 1 tick B1, next state is equal to moving up, else next state is equal to up next, यहाँ लिखा हुआ है हमने, ठीक है। अगर 1 आएगा तो मूविंग अप होगी और 0 आएगा या कुछ और आता है तो आप नेक्स्ट कर देंगे। इसी तरीके से डाउन नेक्स्ट को हम कोड करते हैं। सो हमने अपनी मोटर्स को इनिशियलाइज करवा दिया। इफ एक्टिवेट नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू मूविंग डाउन, एल्स नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू डाउन नेक्स्ट, एल्स ये एल्स का है, ये इफ, ये एल्स। सो एवरी एरो गोइंग आउट फ्रॉम द स्टेट इज बेसिकली ए कंडीशन दैट इज टू बी रिटन हेयर। लेट्स से मूविंग डाउन बिगिन, मूविंग डाउन बिगिन, यहाँ से हमारे पास यहाँ पे हमने मोटर की वैल्यू, क्योंकि मूविंग डाउन चल रहे हैं तो मोटर की हम एक वैल्यू दे देंगे 0 1, कंसिडरिंग के मूविंग डाउन के पैटर्न को ये फॉलो करवाएगी। इफ एक्टिवेट if a equal to 1 then next state is equal to basically moving up, else if down limit equal to 1, so next state is up next, if down limit equal to 1 next state is up next, according to the diagram this state should be up next, लेकिन यहाँ पे ये गलती हुई है, ये कोडर ने गलती कर दी है। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था उसे, अप नेक्स्ट। सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि एक कोडर ने जो एक हमने टीम के अंदर डिसाइड किया था कि हम इस तरीके से इस सिस्टम को चलाएंगे, उसने एक ह्यूमन एरर की वजह से इसको गलत, अब ये एक लॉजिकल एरर है, दिस इज़ नॉट अ सिंटैक्स एरर। ये आपके सिस्टम को घुमा देगा, जब इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन आएगी तो ये मीट नहीं करेगी, विच विल मेक द सिस्टम ए फ्लॉड सिस्टम, ठीक है। सो यू कैन सी, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि किस तरीके से आपने गलती की और उसको आपने आइडेंटिफाई कर दिया। गलती इसमें भी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली ये एक टीम टूल है, जब 3 लोग 4 लोग पूरी टीम बैठ के डिसाइड कर रही है, उन्होंने जब इसको डिसाइड कर लिया तो इसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करना है। फिर इसके अंदर कोई लूप होल निकलता है तो फिर हम उसको दोबारा से आकर डिस्कस करेंगे और फिर इसको यहाँ अपडेट करेंगे और फिर कोड में चेंज करेंगे, रादर देन कि हम कोड में चेंज करें और फिर हम देखेंगे इसका ओवरऑल इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। सो एल्स, क्योंकि इस स्टेट में से आप देखें 3 एरोज निकल रहे हैं, 1 2 3। सो एल्स हम क्या है, एल्स को हम डाल देते हैं, क्या और भी कोई कंडीशन होगी तो विल स्टे ऑन द मूविंग डाउन, ठीक। इसी तरीके से मूविंग अप बिगिन, मूविंग अप बिगिन, मोटर का ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन दे दिया हमने, सपोजिंग कि ये जो स्टेट है ये मोटर को मूव अप करेगी। यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, 2 एरोज निकल रहे हैं। इफ़ ए इक्वल टू 1 तो डाउन नेक्स्ट पे चले जाओ, और अगर यू पी एल इक्वल टू 1 तब भी डाउन नेक्स्ट पे चले जाओ। तो इसको हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिख दिया। अगर एक्टिवेट या अप लिमिट दोनों में से कोई भी 1 होता है तो नेक्स्ट स्टेट इज़ बेसिकली डाउन नेक्स्ट स्टेट। यू कैन राइट इट ऑल्टरनेटिवली, बट दिस इज़ अ वे टू कॉम्प्रिहेंसिवली राइट विद स्मॉलर वर्ड्स, ठीक है। एल्स नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू मूविंग अप, एल्स दिस इज़ द एल्स पार्ट, यहाँ पे लिख दिया आपने, ठीक। सो डिफ़ॉल्ट बिगिन, यहाँ पे आप लिख देंगे नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू इनिशियलाइज, यानी कहीं भी डिफ़ॉल्ट इसको कुछ और मिल रहा है क्योंकि हमारे पास टोटल 8 कॉम्बिनेशंस थे,
ठीक है, इनमें से हम 5 यूज़ करें, 3 को यूज़ नहीं कर रहे, तो ये जो बाकी सारे 3 केसेस हैं या जो इनिशियल का केस भी है, तो ये डिफ़ॉल्ट इज़ इक्वल टू इनिशियल के ऊपर आप इसको यहाँ से ले जाएंगे, ठीक है. So this is basically how you write this thing, and then you can have a Verilog test bench to check your state machine by giving the specific patterns. And test bench basically वो पार्ट होगा जिसमें आपने जो कोड लिखा है सिंथेसाइजेबल कोड, ये जो कोड है आपका ये सिंथेसाइजेबल कोड है. FPGA इसका एक फिजिकल सर्किट बनाएगा. अब अगर आपने इसी सर्किट को सॉफ्टवेयर के अंदर टेस्ट करना है बिफोर गोइंग टू द फिजिकल हार्डवेयर, यू नीड टू राइट ए टेस्ट बेंच. टेस्ट बेंच के अंदर आप वो सारी पॉसिबल इनपुट्स कॉम्बिनेशंस देंगे जिस पे आप अपने सिस्टम को चेक करना चाह रहे हैं, और ये आप सॉफ्टवेयर के अंदर ही देंगे. एंड एज अ रिज़ल्ट आपको ये सारी वेव डायग्राम्स शो हो रही होंगी दैट विल टेल यू कि लॉजिकली आपका सिस्टम ठीक है या नहीं है, और इसके थ्रू आप जो है वो अपना सिस्टम जो है वो बेसिकली कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे. सो यहाँ पे आपको मोटर अप, मोटर डाउन, क्लॉक, रीसेट, एक्टिवेट, अपर लिमिट, डाउन लिमिट, और ये जो इंटरनल वेरिएबल्स थे स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट, ये भी बेसिकली नज़र आ रहे हैं.